तो मेटलर्जी में क्या है, जस्ट हमको ये पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिनरल क्या होता। तो जो मिनरल है, कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड है जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता वो हमारा मिनरल कहलाता। कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता उसे हम लोग मिनरल कहते हैं। और फिर और क्या होता है, जो मिनरल हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए वो और कहलाता। मीन्स आपका मिनरल है अर्थ की क्रस्ट में, लेकिन हम लोग प्रॉफिटेबली मतलब इकोनॉमिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए उस मिनरल को, तो उसे हम और कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल है वो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे जिसमें रुको हो जाए। तो मेटलर्जी में हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज है देखिए, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है। तो इसमें जो मेटल है जो ऊपर है, यहाँ अपर है, वो है हाई रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे ये ऐसी बढ़ती रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है। हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है हाई रिएक्टिविटी, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे है लो रिएक्टिविटी। ठीक है, और जैसे ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते चले जाएंगे इनकी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पे लो रिएक्टिविटी है, यहाँ पे मीडियम इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है, और ऊपर हमारी हाई रिएक्टिविटी है मेटल्स की। तो क्या है कि जो एक्सट्रैक्शन है हम लोग ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं कि हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन अलग है, लो रिएक्टिव का अलग है, और इंटरमीडिएट का अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक रूल है एक्सट्रैक्शन का, जब कोई भी मेटल है वो ओर की फॉर्म में होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अर्थ की क्रस्ट से निकाल रहे हैं तो ओर की फॉर्म में होगा। तो ओर से हम लोग पहले मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे उसे, मेटलिक ऑक्साइड। फिर मेटलिक ऑक्साइड से हम लोग उसे रिड्यूस करा देंगे, जिससे हमको मेटल मिल जाएगा। ये जनरल प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, जहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, चाहे तीनों में, चाहे हाई रिएक्टिविटी हो, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी हो या लो रिएक्टिविटी हो, हम लोग इसको इस मेथड को यूज करेंगे कि ओर में मेटल है वो ओर में प्रेजेंट है, ओर से हम लोग उसको मेटलिक सबसे पहले हम लोग मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे। उसकी मेटलिक ऑक्साइड बनाने के बाद जो मेटलिक ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करा देंगे, मतलब उसका जो ऑक्सीजन है उसको निकाल देंगे मेटल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की हम लोग बात करेंगे। तो लो रिएक्टिव मेटल्स, तो जो लो रिएक्टिव मेटल है हमारे, तो वो अर्थ क्रस्ट में या तो आपके सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे या आपके ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके लो रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हो गया हाइड्रोगैरम, जिसे हम लोग मरकरी बुलाते हैं। जो हमारा मरकरी है वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है, जैसे Hg हमारा मरकरी होता, और ये S सल्फाइड, ठीक, मरकरिक सल्फाइड है ये। तो जब ये सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल याद करिए कि हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। तो Hgs प्लस
O2 will give us HgO plus SO2। ये देखिए यहाँ पे ये S है, यहाँ पे SO2 बना लेगा और यहाँ पे ऑक्साइड बन जाएगी। ये सल्फाइड है। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है और ये ऑक्साइड है। ठीक है, अगर सल्फाइड में है तो हम लोग उसको सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ऑक्साइड में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको कन्वर्ट कर लिए। अब ये HgO है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करने। सल्फाइड है, उसको O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बनाएगा आपका मरकरी ऑक्साइड। अब जब मरकरी ऑक्साइड है, इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Hg प्लस O2। ठीक है, तो इसको सिंपल हीटिंग से हम लोग, जो मेटल हैं जो लो रिएक्टिविटी हैं, हम उसको सिंपल हीटिंग से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने मेटलिक ओर लिया, उससे निकाला, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा या ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसको हीट करा देंगे, जिससे वो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम लोग उसको फर्दर और हीट करा देंगे तो जो ऑक्साइड है वो मेटल में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है, इट गेट रिड्यूस। ठीक है, ये लो रिएक्टिविटी मेटल की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। तो या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, जाइएगा जरा, यहाँ पे हम लोग हाँ, तो फिर ये हाइड्रोजन है हमारी, ये है हाइड्रोजन। ठीक, ये कॉपर, तो यहाँ से लेके ये हैं लो रिएक्टिविटी, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे। और यहाँ पर ये चार मेटल जो दिख रहे हैं आपको वो हैं मीडियम रिएक्टिव, और ये ऊपर के आपको जो पांच दिख रहे हैं ये हैं हाई रिएक्टिव। एनसीईआरटी में आपको वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए जिंक, आयरन, लेड के बाद सीधा कॉपर आता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिविटी रिएक्टिव मेटल है, उसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे या तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो सल्फाइड होंगे या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। तो वही रूल है हमारा, सबसे पहले हम लोग उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट हुआ है अगर वो मीडियमली रिएक्टिव है तो हम सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हमारे जिंक का, ये जिंक है, ये मीडियम रिएक्टिव में है, तो जिंक का ले लेते हैं। अगर ZnS है, इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट इन प्रेजेंस ऑफ O2। जब इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ O2 हीट करेंगे तो ZnO बन जाएगा ये प्लस SO2। ठीक है, इस हम लोग जिंक सल्फाइड लेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वो बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग, ROASTING। जब भी हम किसी मेटल को एक्सट्रीमली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। जब भी हम किसी मेटल को हीट करते इन प्रेजेंस ऑफ O2 देन इट इज रोस्टिंग। और जब हम किसी मेटल को हीट करते
इन absence ऑफ ऑक्सीजन, वो होता कैल्सिनेशन। ये हमारे एनसीईआरटी में भी लिखे हैं। तो अगर हम लोग हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज रोस्टिंग, एंड इफ वी आर हीटिंग अ मेटल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कैल्सिनेशन। ओके, सो वी आर डूइंग रोस्टिंग हियर। सो जिंक सल्फाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, तो इसे हम लोग रोस्टिंग कहेंगे। देन जो जिंक ऑक्साइड है उसे हम लोग रिड्यूस कराएंगे। कैसे कराएंगे रिड्यूस? तो उससे हम लोग हेल्प लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। जैसे कि हम लोगों ने लेस रिएक्टिव मेटल में देखा था, तो उसमें क्या था कि हम लोग हीट कराने पे उसे रिड्यूस करा रहे थे, मतलब हीट करने पे ही वो रिड्यूस हो जा रहा था क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था। लेकिन यहाँ पे है मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो ये हीट करने पे रिड्यूस नहीं होने वाला क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो हम लोग किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पे यूज करेंगे जिंक या जो भी मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनको रिड्यूस कराने के लिए। तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन यूज करेंगे सी। ऐसे हम लोग कोक भी कह देते, एनसीईआरटी में कोक लिखा है। ठीक है, या तो कार्बन का करेंगे या तो किसी हाईली रिएक्टिव मेटल करें, उसकी उसकी चर्चा थोड़ी देर से करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव अस Zn प्लस CO। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ये C है यहाँ पे आ जाएगा, Zn को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या थी मीडियम रिएक्टिव मेटल की। अगर वो सल्फाइड है, अगर वो सल्फाइड है तो हम उसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, जिसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग से क्या हो जाएगा, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग फिर ऑक्साइड को लेंगे, ऑक्साइड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन यूज किया, तो हम लोग कार्बन यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हीट करने पे हमें Zn यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई सल्फाइड की। अब कार्बोनेट की बात करेंगे, तो अगर नीचे हो जाएगा, अगर जिंक कार्बोनेट था ZnCO3, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ, इन अब्सेंस, ये नेगेटिव का मतलब अब्सेंस होता, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंस, और यहाँ नेगेटिव अब्सेंस, इन अब्सेंस ऑफ O2। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3O2 ऑलरेडी है, CO3 ये कार्बोनेट है, तो यहाँ पे हम लोग को और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसको हीट करेंगे तो ये ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ZnO है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह हम लोग से मान सकते, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ZnCO3 है वो ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग ZnO लेंगे और जैसी प्रक्रिया ऊपर की थी फिर कर देंगे, प्लस C कार्बन विल गिव अस Zn प्लस CO, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऊपर लिख दिया, क्या ही लिखे, Zn प्लस C, ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सट्रैक्ट हो गया Zn। ठीक है, तो ये हमारा सारे जितने भी मेटल हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सब की सब इस प्रोसेस से हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे हम लोग कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे ऑक्साइड बन चुकी है, हमको उसे रिड्यूस कराना। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है। तो कोई भी कंपाउंड में अगर हाई रिएक्टिव मेटल होगा तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा कोई भी कंपाउंड में, उसे जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड थी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड नहीं, हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, MnO2 प्लस Al will gives us Al2O3 प्लस Mn। ठीक है, अगर इसे हम लोग बैलेंस करें, 3 2 4 3,
यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रिडक्शन हेल्प ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। इसमें आपके कौन कौन से आ गए? सारे मेटल आ गए, ये जितने भी हैं इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी है, हम लोग जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे ये 5 मेटल हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं रिएक्शन में। तो इसमें क्या हुआ, MnO2, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, इट्स नॉट मैग्नीशियम, इट्स मैग्नीज, MnO2 है, उसको हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया और हीट में रिएक्ट कराया, हीट किया तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिली प्लस Mn मिला। ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो हमें जो Mn मिलता है प्रोडक्ट साइड में वो लिक्विड फॉर्म में होता, मतलब ये मोल्टन फॉर्म में होता, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है और जो Mn है वो लेस रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम ने इसके कंपाउंड से, Mn के कंपाउंड से Mn को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पे आ गया, इसलिए ये यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में Mn, मैग्नीज मिल जाएगा हमको, ठीक। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो प्रोडक्ट साइड में हमको जो मेटल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन और है जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। सो इट्स थर्मिट रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन की ऑक्साइड लेते हैं, Fe2O3 प्लस Al will gives us Al2O3 प्लस Fe। सो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसे। Fe2। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी आयरन की ऑक्साइड है हम लोग उसे लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम है वो हाई रिएक्टिव है आयरन से, Fe से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता। तो यहाँ पे फॉर्म होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए जो Fe जो हमको आयरन मिला है वो मोल्टन फॉर्म में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन हमारे जो रेलवे लाइन के क्रैक्स हो जाते हैं उनको फिल करने में यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मीडियन। जैसे कि पहले मैग्नीस ऑक्साइड का हमने जो रिएक्शन देखा था एल्यूमिनियम के साथ, जिसमें कि उसने डिस्प्लेस कर दिया था और वहाँ पे हमारा मैग्नीज फॉर्म हुआ था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्मिट रिएक्शन, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी में। तो आओ बात करते हैं। तो हम लोग लेते हैं आयरन की ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम लेंगे, उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe, जो कि लिक्विड में बनेगा, ठीक है। तो जो आयरन है वो डिस्प्लेस हो जा रहा एल्यूमिनियम से, जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। तो जो एल्यूमिनियम है वो डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, और ये रिएक्शन है जो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए जो प्रोडक्ट साइड में जो हमारा आयरन मिल रहा है वो हमें मोल्टन स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, इसलिए ये रिएक्शन है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी। जो भी मेटल आपको हाई रिएक्टिविटी दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से हम लोग
इन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, जब भी ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जब भी कोई ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, हम लोग उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? बीकर लेते, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसमें केसीएल का। केसीएल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा सब्सटेंस है, तो इससे हमको जो पोटेशियम है वो हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? भाई बीकर ले लिया, ये लगाए इलेक्ट्रोड, ये कनेक्ट करी बैटरी, ये लो, ये पॉजिटिव एनोड है, इसे हम लोग कहते हैं एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसे हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो मोल्टन स्टेट में जो लिया है वो है हमारा केसीएल। केसीएल ले लिया। अब जब ये मोल्टन स्टेट में है तो ये के प्लस और सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये के प्लस और सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? सर्किट ऑन कर दिया। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है, तो देखो यहाँ पे मान लो सीएल सीएल है, सीएल सीएल सीएल, के प्लस। तो जो पॉजिटिव है वो हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। तो जो क्लोरीन है वो भाग के यहाँ पे पॉजिटिव एनोड के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, और जो पोटेशियम है वो भाग के कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। तो यहाँ पे के प्लस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे ये पहुंच गए, क्लोरीन है वो हमारे एनोड पे पहुंच गए, जो पोटेशियम आयन है वो हमारे कैथोड पे पहुंच गए। तो क्या हुआ एनोड पे? क्या हुआ? हाँ देखिए, एनोड क्लोरीन था हमारे पास। ठीक है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और क्या फॉर्म कर लिया? क्लोरीन एटम। ठीक, ये हमारे पास क्लोराइड था। ठीक, ये हमारे पास क्लोराइड था, एक एटम उसने दे दिया। एनोड के पास है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी उसका चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो और जो हमारी क्लोरीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेसिव में है। तो जिसके पास ज्यादा होते भाई जाहिर सी बात है वो जिसके पास कमी है भाई तुम भिखारियों को पैसा दे देते, वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन मनी है। तो यहाँ पे क्लोरीन ने एनोड को इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे खुद एटम बन गया, एक न्यूट्रल एटम बन गया। यहाँ पे ये चार्ज स्पीसीज थी, ये एनायन था नेगेटिव स्पीसीज, और यहाँ पे ये न्यूट्रल बन गया। ऐसे ही मान लो दो क्लोरीन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन बन गए। अब ये दो क्लोरीन Cl2 बना लेंगे, क्लोरीन गैस यहाँ पे क्या फॉर्म होगी? Cl2, क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, और जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को नहीं, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड पे। ये कैथोड है। ठीक, कैथोड, कैथोड के पास क्या था? के प्लस ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तभी उसका चार्ज नेगेटिव है, और जो पोटेशियम है उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया? के एटम एस। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम हमको मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ पे हमारी जो एनोड है वहां पर क्लोरीन गैस फॉर्म होगी, और यहाँ पे जो कैथोड है वहां पर पोटेशियम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पे। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में एक चीज और है, जो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद हमारा जो मेटलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। इलेक्ट्रोलाइटिक
स्पेलिंग ना देखियो कोई, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, इसलिए स्पेलिंग ना देखियो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो क्या होता, जो भी मेटल्स हैं जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं और लो रिएक्टिविटी के हैं, तो जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो भी ये पूरा प्योर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, तो हमको इन्हें प्योर करना पड़ता। इनके पास कई सारी इम्प्योरिटी होती है, जो इम्प्योरिटी है उसे हम लोग गैंग कहते हैं। जो भी इम्प्योरिटी है हमारी इम्प्योर इन और, उन्हें हम गैंग कहते हैं। अब एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही है, तो जो भी इम्प्योरिटी है उसे हम लोग गैंग कहते हैं। तो क्या होता कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनके अलावा, हाई रिएक्टिव मेटल के अलावा, जैसे कि हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल होगा, लो रिएक्टिव मेटल हो गए, उनके पास होती है इम्प्योरिटी। जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता, तब भी उन्हें फिर प्योर करना पड़ता, ठीक है। तो प्योर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। कैसे, भाई बीकर ले लो, ले लिया बीकर, एक इलेक्ट्रोड डालो, दूसरा इलेक्ट्रोड डालो, एक यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक। अब देखो, जिस भी मेटल को हम प्योर कर रहे हैं, जिस भी मेटल को हम प्योर कर रहे हैं, हमें उसी का इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सोल्यूशन, कोई भी सॉल्ट जिसमें वो मेटल रहता और कोई भी एनायन रहता। जैसे कि मान लो हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर है, ये कॉपर, तो हमको इम्प्योर कॉपर है हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या करना, प्योर करना। तो जो एनोड है वो हम लोग इम्प्योर कॉपर का लेंगे, प्योर कॉपर का लेंगे, ठीक है। जो भी एनोड है, जो कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड है, वो हम इम्प्योर कॉपर, जो हमें कॉपर जो एक्सट्रैक्शन से मिला है, हम वो ले लेंगे, ठीक है, और लगा देंगे एनोड की जगह, ठीक है। और जो कैथोड है वहां पे हम लोग प्योर कॉपर ले लेंगे, प्योर कॉपर। और जो सोल्यूशन है वो हम लोग मान लो CuSO4 ले लेते हैं, ठीक है। आप जो भी आप मेटल प्योर कर रहे हो उसी का सोल्यूशन लेना है। यहाँ पे हम लोग कॉपर यूज का प्योर कर रहे हैं, कॉपर प्योर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने Cu लिया, ठीक है। इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो यहाँ पे होगा Cu2+ SO4 2-, Cu2+ SO4 2-, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, जो कॉपर है वो एक कैटायन है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास, कैथोड के पास जाएगा। ये लो पहुंच गया, ठीक है, ये पहुंच गया। तो जो भी कॉपर है वो, जैसे हम लोग सर्किट ऑन करेंगे तो वो सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड के पास चला जाए, क्योंकि कैथोड है वो नेगेटिव है और जो कॉपर मेटल का आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगी, ये कैथोड है, यहाँ पे वही प्रोसेस होगी किसकी, रिडक्शन की। ये Cu2+ है, इसको अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लो हमें मेटल मिल गया Cu, और यहाँ पे क्या हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हो रहा, तो देखो जैसे ही Cu है वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे Cu कम हो गया, सोल्यूशन है उसमें Cu कम हो गया, और यहाँ पे हम लोग इम्प्योर कॉपर ले लिया, यहाँ पे कॉपर तो है बस इम्प्योर है, तो ये क्या करेगा, ये वाला कॉपर है वो इस सोल्यूशन में आ जाएगा Cu2+, ठीक। ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे जो भी कॉपर यहाँ पे आएगा वो धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा। जो भी एनोड पे हमने जो इम्प्योर कॉपर लिया था वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके यहाँ कैथोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या है, जो एनोड है वो थिन होती चली जाएगी और जो कैथोड है वो थिक होती चली जाएगी। और आखिरी में क्या बचेगा, यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास क्या बचेगा, इम्प्योरिटीज एंड SO4 2- के आयन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो भी इम्प्योर कॉपर यहाँ पे था वो धीरे धीरे करके रिफाइंड होके हमें जो कैथोड पे मिल जाएगा।
और यही है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ इतना ही था इसमें। और आपका मेटलर्जी में 10th क्लास में NCERT में इतना ही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।